हेलो रश्मि। नमस्कार मैम। नमस्कार। आप लोग रोज लेट आते हैं? अम, मैं तो क्लास ऑफ करने जा रही थी। 35 तक अगर नहीं ज्वाइन करोगे तो कल से मैं क्लास बंद कर दूंगी, फिर ऑफ कर दूंगी। ओके मैम। उसके पहले ज्वाइन किया करो। ठीक है। ये मैम, आज मैंने वो ड्रॉ कर लिए थे जो आपने बोले थे। कल केमिस्ट्री वाला। यस मैम। हाँ, गुड। वो मंडे को केमिस्ट्री का जब क्लास होगा तो मैं देखूंगी, ठीक है। ओके मैम। आज तो फिजिक्स का क्लास है ना। यस मैम। हाँ, तो स्टार्ट करते हैं क्योंकि 37 तो हो ही गया है। वेट नहीं करेंगे ओके। किसी। ओके मैम। लास्ट क्लास में जो है गैलीलियो के एक्सपेरिमेंट तक शायद मैंने पढ़ा दिया था। आज व्हाट से मैम? गैलीलियो का एक्सपेरिमेंट था लास्ट क्लास में, वहां तक पढ़ाया था मैंने। यस। आज जो है न्यूटन्स लॉ पढ़ाना था। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। ये न्यूटन का फुल नेम था इसाक न्यूटन। इन्होंने जो है इनर्शिया का कॉन्सेप्ट दिया था सबसे फर्स्ट टाइम। इनर्शिया का मतलब होता है कि किसी भी बॉडी में नेचुरल टेंडेंसी होती है रेजिस्ट करने की, अगेंस्ट इट्स मोशन। अगर वो मोशन में है तो वो मोशन में ही रहने की उसके अंदर टेंडेंसी रहती है, और उसे वो चेंज करना नहीं चाहता है। या अगर वो कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो उसके अंदर रेस्ट में ही रहने की टेंडेंसी होती है, और वो अपनी उस रेस्ट में रहने की जो कंडीशन है उसे चेंज करना नहीं चाहता है। तो जो किसी भी बॉडी के अंदर ये नेचुरल रेजिस्टेंस होता है, इसी को इनर्शिया कहते हैं। तो सबसे पहले इनर्शिया की हम लोग डेफिनेशन लिखेंगे। द टेंडेंसी या द नेचुरल टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रेजिस्ट change, to resist a change in their state of rest or uniform motion। तो जो बॉडी के अंदर ये टेंडेंसी नेचुरल टेंडेंसी होती है, इसी को हम लोग इनर्शिया कहते हैं। ये इनर्शिया जो है, ये एक्चुअल में मास से रिलेटेड होता है। जिस ऑब्जेक्ट का मास ज्यादा होगा उसके अंदर इनर्शिया ज्यादा होगा, मीन्स उसके अंदर ज्यादा टेंडेंसी होगी रेजिस्ट करने की। ठीक है। तो फिर मास क्या है? द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज a measure of its inertia।
ठीक है, तो दोनों को अगर हम को रिलेट करें तो हमको ये बात समझ में आ रही है कि जो ऑब्जेक्ट का मास ज्यादा होगा, जो हैवी ऑब्जेक्ट होगा, उसके अंदर इनर्शिया ज्यादा होगा। ठीक है ना? तो हम लोग ये भी कह सकते हैं कि हैवियर ऑब्जेक्ट्स ऑफर लार्ज इनर्शिया। अगर हम इसको समझने की कोशिश करें तो जो भारी ऑब्जेक्ट होता है, जिसका वेट ज्यादा होता है, अगर रेस्ट में पड़ा है तो उसको मोशन में लाने के लिए हमें ज्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। अगर हल्का ऑब्जेक्ट है जिसका वेट कम है, उसको मोशन में लाने के लिए हमें कम फोर्स लगाना पड़ेगा। तो क्यों? क्योंकि जो हम फोर्स लगाते हैं अगेंस्ट दिस इनर्शिया। ठीक है, तो हैवियर ऑब्जेक्ट्स ऑफर लार्जर लार्जर इनर्शिया। ठीक है, इस बेसिस पे जो है न्यूटन ने फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन दिया। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में न्यूटन ने कहा कि कोई ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगा। अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो कंटिन्यू अपना मोशन करना चाहेगा, या मोशन में ही रहने की उसके अंदर टेंडेंसी होगी, जब तक कि उसके ऊपर कोई फोर्स अप्लाई ना हो। या हम कह सकते हैं कि जब तक उसके ऊपर नेट फोर्स कोई एक्ट ना करे। नेट फोर्स यहाँ पर हम लोग इसलिए कहेंगे कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तब तो कोई बात नहीं है, हमने फोर्स लगाया, तो अगर फोर्स जो है लगाया और वो मोशन में आ गया। ठीक है, अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है ऑलरेडी, तो वो जो मोशन में है, मूव कर रहा है, वो अगेंस्ट फ्रिक्शन मूव कर रहा है। मीन्स उस पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन तो एक काम कर रहा है। तो जो हम फोर्स लगा रहे हैं उसको कंटिन्यूअस मोशन में रहने के लिए, जिस वेलोसिटी से वो मूव कर रहा है, और उसी वेलोसिटी को अगर हम मेंटेन करना चाहते हैं तो हमको कंटिन्यूअस फोर्स लगाना पड़ेगा अगेंस्ट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। अगर हमारा फोर्स जो नेट फोर्स है वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन से ज्यादा होगा, तभी वो बॉडी मूव करती रहेगी। अगर हमारा जो नेट फोर्स है वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के बराबर हुआ तो बॉडी क्या होगी? तो बॉडी अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगी, और मोशन में है तो मोशन में ही रहेगी, और उसमें कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर नेट फोर्स जो अप्लाई होगा उसकी वजह से ही जो चेंज आएगा उसकी वजह से आएगा। तो यहाँ पर फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन हम लोग क्या लिखेंगे? एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट remains एट रेस्ट। जो रेस्ट पे ऑब्जेक्ट है रिमेन्स एट रेस्ट, वो रेस्ट में ही रहेगा। एंड एन ऑब्जेक्ट इन मोशन कंटिन्यूज टू मूव, वो कंटिन्यू मूव करता रहेगा। कंटिन्यू टू मूव with a constant velocity। अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो उसी वेलोसिटी से वो कंटिन्यूअस मूव करता रहेगा जब तक उस पर कोई नेट फोर्स काम ना करे। ठीक है ना? ऑब्जेक्ट इन मोशन कंटिन्यूज टू मूव विथ अ कांस्टेंट वेलोसिटी अनलेस a net force acts upon the object। अगर नेट फोर्स जीरो है तो वो रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा, अगर मोशन में है तो उसी वेलोसिटी से मूव करता रहेगा जब तक कि उसके ऊपर नेट फोर्स
जीरो रहेगा। ठीक है, तो दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। अगर नेट फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पे जीरो है, इसका मतलब है कि अ, अगर बॉडी रेस्ट में तो रेस्ट में ही रहेगी, और अगर मोशन में है तो मोशन में ही रहेगी। तो उस समय हम कह सकते हैं कि जब नेट फोर्स जीरो है, उस समय उसकी वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं हो रहा है। कांस्टेंट वेलोसिटी का यहाँ मतलब क्या है कि वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, ना उसके डायरेक्शन में चेंज हो रहा है, ना उसके मैग्नीट्यूड में चेंज हो रहा है। तो अगर वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं हो रहा है, इसका मतलब ऐसी कंडीशन में एक्सेलरेशन जीरो होगा। ठीक है, तो इस चीज को हम लोग लिख सकते हैं कि इफ नेट फोर्स acting on an object is zero, अगर नेट फोर्स जीरो है तो उसकी वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं होगा ना, तो क्या होगा, द ऑब्जेक्ट कैन नॉट चेंज इट्स वेलोसिटी अगर नेट फोर्स जीरो है तो इट्स वेलोसिटी, तो उस कंडीशन में क्या होगा, देन एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा। एक्सेलरेशन, क्योंकि वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है, तो एक्सेलरेशन इज जीरो। क्लियर। इसके बाद आपकी बुक में दो एग्जाम्पल दिए हुए हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल में कह रहा है कि एक पर्सन जो है मूविंग बॉक्स पे फोर्स लगा रहा है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, और वो फोर्स उतना ही लगा रहा है जितना फोर्स ऑफ फ्रिक्शन उस पे काम कर रहा है। मीन्स उसका अप्लाइड फोर्स जो है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के बराबर है, और बॉडी ऑलरेडी मूविंग है। फिर क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्या बॉक्स कंटिन्यू मूव करता रहेगा या वो कुछ समय के बाद रेस्ट में आ जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन क्या कहता है कि अगर अप्लाइड नेट फोर्स जीरो है, यहाँ पे हम लोग ने लिखा ना कि नेट फोर्स जीरो अगर है, तो यहाँ पर हमारा फोर्स अप्लाइड और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बराबर है, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहे हैं और दोनों इक्वल है, तो नेट फोर्स हमारा जीरो हो गया। तो जब नेट फोर्स जीरो हो गया तो पूछ रहा है कि जो ऑब्जेक्ट है बॉक्स है वो रेस्ट में आ जाएगा या मूव करता रहेगा। तो हमको अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स फर्स्ट लॉ हम बता सकते हैं कि अगर नेट फोर्स जीरो लग रहा है तो वहां पर एक्सेलरेशन जीरो होगा। मतलब क्या हुआ कि वो बॉक्स कंटिन्यू मूव करता रहेगा उसी वेलोसिटी से जिस वेलोसिटी से वो पहले मूव कर रहा था। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको कि नेट फोर्स जीरो अगर है तो वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं होगा। क्लियर। सेकंड क्वेश्चन है इसमें कि ड्रॉ करना है पोजीशन टाइम और वेलोसिटी टाइम ग्राफ को ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन विच नो नेट फोर्स इज एक्टिंग। तो यहाँ पर अगर नेट फोर्स कोई काम नहीं कर रहा है, नो नेट फोर्स इज एक्टिंग का मतलब हो गया कि नेट फोर्स जीरो हो गया, तो ऐसी कंडीशन में वेलोसिटी टाइम ग्राफ और पोजीशन टाइम ग्राफ कैसा बनेगा। तो अगर नेट फोर्स जीरो हो रहा है तो यहाँ पर देखो दो कंडीशन बनती है, या तो वो ऑब्जेक्ट रेस्ट में होगा और नेट फोर्स जीरो है, या तो वो ऑब्जेक्ट मोशन में होगा और नेट फोर्स जीरो है। तो अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, रेस्ट में अगर है तो क्या होगा, रेस्ट पोजीशन में जब है तो पोजीशन टाइम ग्राफ अगर हम प्लॉट करते हैं तो यहाँ मान लो पोजीशन है और यहाँ टाइम, तो जीरो टाइम पे इसमें अगर रेस्ट में है तो मतलब वो कहा उसकी पोजीशन जीरो पे है, यहाँ पर है, तो टाइम के साथ वो पोजीशन चेंज भी नहीं हो रही है क्योंकि नेट फोर्स जीरो। तो इसका ग्राफ क्या होगा, इसी लाइन पे ऐसे आ जाएगा। ठीक है, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ अगर हम नोट करें तो वेलोसिटी टाइम क्या है, जीरो टाइम पे वेलोसिटी उसकी जीरो है क्योंकि वो रेस्ट पोजीशन में है, और टाइम चेंज होने के साथ वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं हो रहा है, तो भी ये ग्राफ भी ऐसे ही आएगा, ये दोनों ग्राफ ऐसे आ जाएंगे। दूसरी कंडीशन है
कि अगर वो मूवमेंट में है, मतलब मोशन में है, तो मोशन में जब अगर होगा तो ग्राफ कैसा होगा हमारा, पोजीशन वाला। और टाइम ग्राफ अगर हम करते हैं तो अगर मोशन में है तो मतलब नेट फोर्स जीरो है, इसका मतलब इक्वल टाइम में वो इक्वल पोजीशन चेंज कर रहा है। तो इसका ग्राफ ऐसे आएगा कि जितना जैसे जैसे टाइम इंटरवल बढ़ रहा है उसकी पोजीशन चेंज होती जा रही है, इक्वल टाइम में इक्वल पोजीशन चेंज हो रही है। तो ये ग्राफ ऐसे आएगा। और वेलोसिटी टाइम ग्राफ अगर हम ड्रॉ करें इसमें, तो नेट फोर्स जीरो का मतलब हो गया कि उसकी वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है, वेलोसिटी जितनी है उतने पे ही है। तो अगर सपोज वेलोसिटी यहाँ पर है तो टाइम बढ़ने के साथ साथ वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं हो रहा है। ये ग्राफ इस तरह से आ जाएगा। ठीक है ना, सबको समझ में आ रहा है? ये दोनों एग्जाम्पल आपकी बुक में दिए हुए हैं। तो कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब यही है कि वहां पर कोई वेलोसिटी में चेंज नहीं हो रहा है। तो वेलोसिटी में जब चेंज नहीं हो रहा तो जितनी वैल्यू वेलोसिटी की जीरो टाइम पे है बाद में भी इतनी ही रहेगी। तो इस तरह का ग्राफ आएगा। ठीक है, इसके बाद न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन है। ये तो एग्जाम्पल थे आपकी बुक में दिए हुए। ये एग्जाम्पल थे। इसके बाद सेकंड लॉ ऑफ मोशन है, न्यूटन सेकंड लॉ। अभी तक जो इतना हम लोगों ने पढ़ा उससे हम लोग को एक चीज समझ में आई कि फोर्स अगर हम अप्लाई करते हैं किसी ऑब्जेक्ट में, तो अगर वो रेस्ट में था तो वो मोशन में आ जाएगा फोर्स अप्लाई करने पे। अगर वो मोशन में है और फोर्स अप्लाई करके हम उसको रेस्ट में ला सकते हैं, या अगर वेलोसिटी को फोर्स अप्लाई करके चेंज भी कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं, ज्यादा भी कर सकते हैं। तो मतलब फोर्स से तीन इफेक्ट हो सकते हैं। फोर्स कैन set an object in motion। अगर रेस्ट में है तो वो मोशन में हो सकता है, चेंज हो सकता है अगर हमने फोर्स अप्लाई किया। अगर वो मोशन में है तो वो रेस्ट में आ सकता है, ब्रिंग इट टू रेस्ट में ला सकते हैं। तीसरा, उसकी वेलोसिटी हम चेंज कर सकते हैं, चेंज इट्स वेलोसिटी। अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है मीन्स वहां पर एक्सेलरेशन हो रहा है, भले वेलोसिटी कम हो या ज्यादा हो। अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है, इफ देयर इज चेंज इन वेलोसिटी इट मींस देयर इज एक्सेलरेशन, ऑब्जेक्ट इज एक्सेलरेटिंग। तो हम क्या कह सकते हैं कि फोर्स जो है हम एक्सेलरेशन भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, कह सकते हैं। चेंज इन वेलोसिटी का मतलब हो गया, यहाँ पे चाहे तो लिख भी सकते हैं, मींस ऑब्जेक्ट इज एक्सेलरेटिंग। ठीक है ना, तो हम कह सकते हैं कि दस फोर्स प्रोड्यूस एक्सेलरेशन, कह सकते हैं ये चीज। इस चीज को फिर एक एक्टिविटीज के थ्रू भी एक्सप्लेन किया है आपने बुक में। ठीक है, और यहाँ पे एक चीज और कही है कि अगर हम ज्यादा फोर्स लगाएंगे तो ज्यादा एक्सेलरेशन होगा, और अगर कम फोर्स लगाएंगे तो कम एक्सेलरेशन होगा, है ना। ये भी चाहे तो आप नोट कर सकते हैं। लार्जर फोर्स results in larger acceleration। इसका क्या मतलब हुआ कि सपोज कोई बॉडी मूव कर रही है 5 की स्पीड पे, फिर हमने उसको ज्यादा फोर्स लगा दिया तो उसकी स्पीड अचानक बढ़ जाएगी ना, ज्यादा फोर्स लगाने पे ज्यादा स्पीड बढ़ जाएगी, उसकी वेलोसिटी ज्यादा बढ़ जाएगी।
तो जैसे ही ज्यादा वेलोसिटी बढ़ेगी तो एक्सेलरेशन ज्यादा होगा, अगर हम कम फोर्स लगाएंगे तो उसकी वेलोसिटी कम बढ़ेगी तो एक्सेलरेशन कम बढ़ेगा ना। तो इसलिए हम कह सकते हैं लार्जर फोर्स रिजल्ट्स इन लार्जर एक्सेलरेशन एंड a smaller force results in smaller acceleration for the same object. For the same object. सेम ऑब्जेक्ट इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अगर ऑब्जेक्ट चेंज हो गया तो उसका मास चेंज हो जाएगा, तो मास चेंज हो जाएगा तो हर चीज चेंज हो जाएगी, इसलिए फॉर द सेम ऑब्जेक्ट। ठीक है, उसके बाद एक एक्टिविटी दी है आपकी बुक में, एक्टिविटी 6.3। इसमें जो है एक्टिविटी मोरली समझा दे रहा है। इसमें इन्होंने एक्टिविटी में एक कार्ड बनाई है, एक बॉक्स लेकर के, कार्डबोर्ड का एक बॉक्स लिया है, सपोज ये बॉक्स है, ठीक है। इस बॉक्स को लिया है, इसमें दो पेंसिल लगा के और व्हील लगा दिया है, ये व्हील है मान लो, तो ये आपकी कार्ड बन गई। यहाँ पे एक हुक लगा दिया है और हुक में एक डोरी बांध दी है, ठीक है। इसे एक टेबल पे रखा है, टेबल के इस एंड पर एक पाइप लगा करके पुली बना दी है। अब डोरी इसके ऊपर से क्रॉस होकर टेबल से नीचे आ रही है, यहाँ पर डोरी में एक पेपर का कप बांध दिया है, ठीक है। और जहां पर ये कार्ड खड़ी की है टेबल पे, उसके आगे एक लाइन खींच दी है जिसको स्टार्टिंग पॉइंट बोला है, स्टार्टिंग पॉइंट। ये लाइन, लाइन के पीछे कार्ड खड़ी है, ठीक है। अब इसमें इन्होंने क्या किया कि जो पेपर कप है, कुछ कॉइन्स लिए और पेपर कप प्लस कॉइन का वेट ले लिया, जैसे दो कॉइन डाले या एक कॉइन डाला, उसका वेट ले लिया, मेजर करके रख लिया, जिससे कि मास मालूम रहे, ठीक है। तो यहाँ पर नोट क्या किया, ये पुली का काम कर रही है पाइप जो है, ठीक है। अब यहाँ पर मास वो मेजर कर लिया कप का, ये जो पेपर कप है इसके अंदर कॉइन डाल करके उसका मास कर लिया, मेजर द मास ऑफ कप प्लस, सपोज 1 कॉइन 2 कॉइन कुछ भी डाला, 2 कॉइन लिख देते हैं, कुछ कॉइन डाला और उसका मास ले लिया, ठीक है। अब क्या किया कि ये कार्ड को मतलब उन्होंने जो इसमें कॉइन डाला वो इस हिसाब से डाला कि जब इस कार्ड को हम छोड़ दें तो इस कॉइन के वेट से, कॉइन क्योंकि ये कप जो है कॉइन के साथ लटका हुआ है नीचे ना, तो इसके वेट की वजह से ये कार्ड आगे मूव कर, इतना वेट इस कप का कर दिया, 1 कॉइन 2 कॉइन जितना डालने से मूव करने लगे उतना डाला, सपोज 2 कॉइन डाला और वो मूव करने लग गई, ठीक है। तो कार्ड को पहले पकड़े हुए हैं स्टार्टिंग लाइन पे, और उसके बाद ये कप में कॉइन डाला और घड़ी में टाइम नोट किया और कार्ड को छोड़ दिया, ठीक है। और देखा कि ये कार्ड धीरे धीरे चलते चलते पुली तक आई, पुली जो है टेबल का लास्ट एंड है, तो यहाँ पर आके फिर हमने पकड़ लिया और कार्ड का टाइम नोट किया कि स्टार्टिंग पॉइंट से टेबल के एंड तक आने में उसको कितना टाइम लगा, ठीक है। और स्टार्टिंग पॉइंट जो हमारा है वहां पे 0 टाइम है, और यहाँ पे जो टाइम नोट किया, दोनों का जो डिफरेंस आएगा उससे हमको ये पता चल जाएगा कि वो कितने टाइम में कार्ड इस टेबल को उस स्टार्टिंग पॉइंट से यहाँ तक आने में उसको कितना टाइम लगा, उस टाइम को नोट कर लिया,
ठीक है, तो क्या नोट किया, नोट द टाइम when we release the cart and when it reach the end। तो जो दोनों टाइम का डिफरेंस आएगा वो सपोज T1 है। डिफरेंस जो है सपोज हमने कर लिया ये T1। अब इसके बाद क्या किया कि जो कप में कॉइन थे, सपोज 2 कॉइन थे तो अब 4 कॉइन कर दिए, तो कप का मास डबल हो गया। तो यहाँ पे जो कप है और विथ कॉइन है, ये क्या काम कर रहा है, फोर्स का काम कर रहा है ना। इसी फोर्स से वो कार्ड खींच रही है, मूव कर रही है। तो मतलब हमने मास जो था उसका अगर डबल कर दिया, मीन्स जो फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं उसको हम डबल कर रहे हैं। ठीक है, तो नाउ डबल द मास ऑफ कप बाय एडिंग कॉइन्स। ठीक है, मास को डबल कर दिया और फिर सेम एक्सपेरिमेंट को स्टार्टिंग पॉइंट से फिर रिपीट किया और फिर टाइम नोट किया। तो जब हमने मास कप में बढ़ा दिया तो हम देखेंगे कि अब इस बार जो है क्या है, कम टाइम में ही कार्ड एंड पॉइंट पे पहुंच गई और उस टाइम को भी हमने नोट कर लिया। ठीक है, रिपीट द एक्सपेरिमेंट और फिर टाइम को नोट किया। तो नाउ टाइम कितना आया, मान लो हमारा ये टाइम T2 आया। ठीक है, अब दोनों केस में कार्ड जब स्टार्ट पे है तो वो रुकी हुई है, मीन्स उसकी इनिशियल वेलोसिटी जो है वो 0 है। ठीक है, और दोनों ही केस में कार्ड जो है सेम डिस्टेंस को कवर कर रही है, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट से लेके यहाँ तक जो आ रही है ये सेम डिस्टेंस वो कवर कर रही है। मान लो ये S, ठीक है, ये डिस्टेंस ये हम लिखेंगे इन बोथ केसेस इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी को हम लोग U से बताते हैं ना, U स्मॉल u इज इक्वल टू 0। ठीक है, और दोनों ही केस में कार्ड ट्रेवल सेम डिस्टेंस। सपोज ये डिस्टेंस S है। ठीक है, अगर हमने सपोज किया कि दोनों केस में एक्सेलरेशन A1 और A2 है, इफ A1 एंड A2 आर acceleration in two cases, then जो हम लोगों ने 3 मोशन वाले फॉर्मूले पढ़े थे उसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग लगाए तो बाय, एक फॉर्मूला था ना, S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, एक था यही फॉर्मूला। यहाँ अगर हम लगाते हैं तो फर्स्ट केस में क्या होगा, S इज इक्वल टू U तो 0 हो जाएगा, तो ये UT वाला पोर्शन 0 हो जाएगा और बस हाफ AT स्क्वायर होगा। तो हाफ AT स्क्वायर में जो हाफ ये हो गया, A की जगह A1 हो गया और T की जगह T1 हो गया और स्क्वायर हो गया। सेकेंड केस में क्या होगा, सेम चीज, S इज इक्वल टू UT, वो उसमें भी 0 हो जाएगा क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी 0 है, हाफ, और यहाँ ये A2 हो जाएगा और यहाँ टाइम यहाँ T2 हो जाएगा और स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन 1 हो गया, मान लो ये क्वेश्चन 2 हो गया।
अब दोनों ही केस में एस की वैल्यू ही है, क्योंकि एस सेम है दोनों में, तो हम दोनों इक्वेशन को इक्वली इक्वल में रख सकते हैं, है ना, इक्वेट कर सकते हैं, इक्वेटिंग both the equation. तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर हाफ a1 t1 स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ a2 t2 स्क्वायर, लिख सकते हैं। हाफ हाफ कैंसिल हो जाएगा, दोनों साइड है कॉमन, तो ये हो जाएगा हमारा a1 बाई a2 इज इक्वल टू t2 स्क्वायर बाई t1 स्क्वायर, ये हो जाएगा। अगर हम T1 और T2 की वैल्यू एक्सपेरिमेंट से नोट कर ले सकते हैं, और नोट किया हमने, तो फिर हम देखेंगे कि सेम मास के लिए, मास तो कार्ड का सेम है, तो सेम मास के लिए जब हमने फोर्स को इंक्रीज किया, मीन्स जब मास बढ़ाया था तो फोर्स बढ़ा दिया, तो जब हमने फोर्स बढ़ाया तो एक्सेलरेशन कम हो गया, है ना, क्योंकि, अरे सॉरी, कम नहीं हुआ, एक्सेलरेशन भी बढ़ गया। मीन्स जब हमने मास बढ़ाया तो क्या हुआ, टाइम कम लगा ना, वो कार्ड जल्दी आ जाएगी मास बढ़ाने पे। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक्सेलरेशन और टाइम इनवर्स में है, a1 बाई a2 इज इक्वल टू t2 बाई t1 है ना। तो जब टाइम कम लग रहा है मतलब एक्सेलरेशन ज्यादा है। तो क्या हो रहा है, जब हमने मास इंक्रीज किया तो एक्सेलरेशन भी इंक्रीज हुआ। इस एक्टिविटी से हमको ये मालूम चल रहा है ना, बाई, लिख सकते हैं हम लोग सब्सटीट्यूटिंग values of T1 and T2, we find that for the same mass, if we increase force, acceleration will increase, ठीक है। For the same mass, if we increase force, acceleration will increase, ये important चीज है। अब सेम एक्टिविटी में ही अगर हम लोग मास को डबल करते हैं, मतलब जो कार्ड का मास है, कार्ड के मास को डबल कर दें, उस पर कुछ लोड रख दें, तो जितना पहले कार्ड का मास था अब उस मास को डबल कर दें, और एक्सपेरिमेंट को फिर से रिपीट करें और टाइम को नोट करें, तो हम लोग क्या देखेंगे कि अगर सेम फोर्स, जैसे फर्स्ट केस में जितना फोर्स लगाया था वही सेम फोर्स हम लगा रहे हैं, सिर्फ कार्ड के मास को डबल कर दिया, तो हम क्या देख रहे हैं कि ऐसे केस में मास बढ़ने पे, कार्ड की मास को बढ़ने पे एक्सेलरेशन डिक्रीज हो गया, मतलब ये अगेंस्ट हो गया, उल्टा हो गया, ठीक है। नाउ डबल, ये आपकी जो है एक्टिविटी 6.4 में ये चीज किया गया है, एक्टिविटी 6.4। नाउ डबल द मास ऑफ कार्ड एंड repeat the experiment with same force। सेम फोर्स का मतलब है कि मास ऑफ कप को कांस्टेंट रखा है ना, मास ऑफ कप कांस्टेंट इज कांस्टेंट, फोर्स तभी तो सेम रहेगा ना। तो इससे हमको क्या कंक्लूजन निकला कि फॉर द सेम फोर्स,
इफ वी इंक्रीज द मास ऑफ ऑब्जेक्ट, यहाँ ऑब्जेक्ट कार्ट है हमारी, है ना, इफ वी इंक्रीज द मास ऑफ ऑब्जेक्ट देन एक्सेलरेशन यहाँ डिक्रीज हो गया, कि कार्ट का मास बढ़ा दिए तो फिर वो धीरे धीरे टाइम ज्यादा लगाएगी, देन acceleration will decrease। यहाँ पर if we increase the mass of object then acceleration यहाँ decrease हुआ। तो हमको क्या समझ में आया कि जो acceleration प्रोड्यूस हो रहा है ये इनवर्सली प्रोपोर्शन है मास के, ऑब्जेक्ट के मास के, है ना। दस अब क्या इम्प्लाई कर रहा है ये कि acceleration प्रोड्यूस is inversely proportional to mass of object। अगर ऑब्जेक्ट का मास बढ़ जाएगा तो एक्सेलरेशन कम हो जाएगा। अब न्यूटन ने जो अपना सेकंड लॉ दिया उसने इन्हीं तीन चीज को कोरिलेट किया, फोर्स, मास और एक्सेलरेशन। ठीक है, तो न्यूटन ने जो सेकंड लॉ दिया हमें, न्यूटन्स सेकंड लॉ gave relation between force, mass and acceleration। और इससे एक्सपेरिमेंट्स हमको मालूम चला कि एक्सेलरेशन जो है नेट फोर्स के प्रोपोर्शन में है जबकि मास के इनवर्सली प्रोपोर्शन में, है ना। द मैग्नीट्यूड, हम कह सकते हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन is proportional to the magnitude of net force। क्योंकि फोर्स बढ़ा रहे हैं तो एक्सेलरेशन बढ़ रहा है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, लेकिन इनवर्सली प्रोपोर्शन है एंड इनवर्सली proportional to the mass of object। इसी चीज को उन्होंने फिर फॉर्मूले में दी। तो अगर एक्सेलरेशन a है तो इन्होंने कहा ना एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स और एक्सेलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। अगर दोनों चीज को हम लोग मिला दें तो हमारा क्या फॉर्मूला बनेगा कि a इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू f बाई m, या हम कह सकते हैं कि f इज इक्वल टू m a। यही सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। यहाँ पर f क्या है, फोर्स है, m जो है मास है, मास ऑफ ऑब्जेक्ट है, और a क्या है, एक्सेलरेशन। ठीक है, यही सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन सेकेंड लॉ। और ऐसे इस केस में डायरेक्शन ऑफ जो एक्सेलरेशन होगा वो डायरेक्शन ऑफ नेट फोर्स में ही, के डायरेक्शन में ही होगा। ये भी हम लिख सकते हैं यहाँ पर, डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन
is same as the direction of net force. ये हो गया सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। क्लियर है? टाइम तो ज्यादा हो गया है, इसलिए मीटिंग हम, आप लोग इसको पूरा कर लीजिए, फिर मीटिंग एंड करेंगे। करके बताइए। हो गया? दोनों लोग का हो गया? Yes. मीटिंग एंड कर दें? रश्मि, हो गया आपका? रश्मि, Yes, ma'am. सूर्या, Hmm. ओके, देन आई एम एंडिंग द मीटिंग। ओके, नमस्कार। Sorry, ma'am. नमस्कार।